नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल द एग्जाम वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है और मैं हूं लव प्रिंस जिंदल। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति, आकार एवं विस्तार के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा स्थल मंडल पहले एक ही था जिसका नाम पैंजिया था। पैंजिया में दो टुकड़े हुए, जिसमें आपका एक अंगारा लैंड बना, दूसरा आपका गोंडवाना लैंड बना और भारत आपके गोंडवाना लैंड का पार्ट था। यहां तक की कहानी हमने पूरी तरह से स्पष्ट कर दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। आपका पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, आपका पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, तो जब हम इन भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी उत्पत्ति कब हुई है और इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है। ठीक है, तो अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आपका अरावली पर्वतमाला बनेगा, उसके बाद में आपका दक्षिण का पठार बनेगा, उसके बाद में आपका पूर्वी मैदान बनेगा और सबसे लास्ट में आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल बनेगा। ठीक है, तो ये उसका सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये किस किस पीरियड में हुए और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, इसमें हम जो है सिर्फ थारका मरुस्थल के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, इसलिए मैंने इसका नाम पार्ट 1 रखा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहां से देखिए हमने कहा कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं वो आपके कितने हैं, 4 हैं और उनके नाम है आपके पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण का पूर्वी पठार। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया कि अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखते हैं तो आपका सबसे पहले जो उत्पत्ति होती है वो होती है अरावली पर्वतमाला की। इसके बाद में जो उत्पत्ति होगी वो होगी दक्षिण पूर्वी पठार की, फिर पूर्वी मैदान और उसके बाद में आपका आएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें आप देख सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति हुई है वो एजोइक महाकल्प में हुई है, एजोइक महाकल्प। तो यहाँ अगर मैं आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सबसे पहले आपका आता है महाकल्प और उनमें फिर आते हैं युग। तो सबसे पहले आपका आएगा एजोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, सीनोजोइक और फिर आएगा आपका नियोजोइक। एजोइक, एजोइक के बाद पहले एजोइक आएगा, फिर पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सीनोजोइक और उसके बाद में आता है नियोजोइक। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका एजोइक आता है। तो एजोइक महाकल्प में, एजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर आपके अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। ठीक है, इस समय आपका जो इंडियन प्लेट थी वो आपका किसका पार्ट थी, गोंडवाना लैंड का पार्ट थी। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन है, इसीलिए कहा जाता है कि अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है, ये एक फैक्ट भी है कि सबसे नवीनतम और सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला भारत के अंदर है। नवीनतम आपका हिमालय हो गया और सबसे प्राचीनतम आपका कौन सी हो गई, अरावली पर्वतमाला हो गई। तो ये अभी तो हमारे पास में है ना, टुकड़ों के या कह सकते हैं कि अवशिष्ट रूप में मौजूद है हमारे पास में। ठीक है, तो ये आपकी सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है जिसका निर्माण एजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ठीक है, यहां एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस समय हम किसके पार्ट थे, गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, गोंडवाना लैंड द्वारा हुई है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात करते हैं। हमने कहा कि इसके बाद में जो उत्पत्ति हुई थी वो दक्षिणी पूर्वी पठार की हुई थी। दक्षिणी पूर्वी पठार की उत्पत्ति आपके मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में हुई थी। मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में हुई थी और इस युग में आपको अगर थोड़ा सा पिछले वीडियो का ध्यान हो तो इस युग के अंदर आपका क्या हो रहा था कि आपका जो गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट थी वो टूटना शुरू हुई थी। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, टूट रही थी। तो जब वो धीरे धीरे टूट रही थी तो भूगर्भिक जो लावा था वो ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आने लग गया था। भूगर्भिक लावा क्या किया, ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आने लग गया और बाहर आकर ठंडा होकर वो जमने लगा। ठीक है, तो वो जो अगर आप देखेंगे कि भारत का जो प्रायद्वीप है आपका, वो भी जो है उसका निर्माण भी इसी तरीके से हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो भारत का प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, भारत के ही प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, तो इसमें मेन फैक्ट क्या है, मेन फैक्ट ये है कि जब आपका
इंडियन प्लेट गोंडवाना प्लेट से आपकी अलग हो रही थी, गोंडवाना लैंड से अलग हो रही थी। तो जब वो टूट रही थी तो टूटने की वजह से क्या हुआ था, यहाँ दरार बनी, दरार में से क्या हुआ कि ज्वालामुखी बाहर आकर इसमें जमने लग गया और ठंडा हो गया, उससे आपका ये पठारी भाग बना। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं तो ये आपका पूर्वी मैदान। ठीक है, इसकी उत्पत्ति नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसिन, इसको अति नूतन काल भी कहा जाता है। ठीक है, नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसिन युग में हुई है। ठीक है, और अगर इसमें देखें कि पश्चिम मरुस्थल, इसकी भी नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसिन युग में हुई है, नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसिन युग में हुई है। लेकिन इसकी उत्पत्ति तीसरे नंबर पे है और इसकी उत्पत्ति आपकी किस पे है, चौथे नंबर पे। ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये आएगा आपका फोर्थ नंबर पे। तो इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, इसकी उत्पत्ति का कारण यह है कि आपका जो गोंडवाना लैंड से आपका इंडियन प्लेट अलग हुई, इंडियन प्लेट अलग होने के बाद में क्या हुआ कि वो यूरेशियन प्लेट से टकराए, यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद में क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय ऊंचा हो गया और ये धरातल इस तरह से हो गया। तो जब ये हिमालय की से नदियां बहकर आने लग गई, तो यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है गंगा द्वारा। तो अगर राजस्थान की बात करें पूर्वी मैदान की, तो जो गंगा हिमालय से निकल कर आई थी, तो वो अपने साथ में मिट्टियां बहाकर लेके आई। ठीक है, मिट्टी कंकड़ जो है वो बहाकर लेके आई, और वो जो बहाकर मिट्टी साथ में लेके आई थी, उसने यहाँ पर उसको जमाना शुरू कर दिया, गंगा ने यहाँ पर मिट्टी को जमाना शुरू कर दिया, जिससे आपका क्या हुआ, पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो निर्माण होता है वो आपका होता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। और इसका निर्माण क्या होता है, टेथिस सागर के अवशेष के रूप में होता है। इसका निर्माण क्या होता है, टेथिस सागर के अवशेष के रूप में होता है। तो यहाँ आपका ये फैक्ट क्लियर हो गया है कि सबसे पहले अरावली, अरावली के बाद में दक्षिणी पूर्वी पठार, उसके बाद में आपका पूर्वी मैदान, और फिर लास्ट में आपका हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगर पूछा जाए कि अरावली कब का निर्माण कब हुआ है, तो आप सीधे सीधे इसका आंसर आप बोलेंगे कि एजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसके बाद में अगर पूछा जाए कि दक्षिण पूर्वी पठार, तो मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में हुआ था। और अगर इन दोनों का पूछा जाए कि पूर्वी मैदान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो इनका तो दोनों का आंसर एक ही है, वो क्या है, अति नूतन काल, जिसको नियोजोइक भी बोलते हैं। नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसिन युग में हुआ था। ठीक है, अगर इनका सीक्वेंस पूछे कि पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, या आपसे पूछ ले कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, तो आप आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। अब उत्पत्ति हो गई, इनकी उत्पत्ति के कारण हो गए, तो अब एक एक को करके अपन शुरू करते हैं। तो पहला लेते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो यहां हमने बताया कि ये टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। तो अगर हम कहें कि स्पष्ट कीजिए कि ये टेथिस सागर के अवशेष के रूप में ही है, तो इसको किस तरह से अपन प्रूव कर पाएंगे कि जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वो टेथिस सागर का अवशेष है। तो पहली जो बात होगी वो क्या होगी कि आपका जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें जितनी भी चट्टानें हैं वो किस तरह की चट्टानें हैं, वो अवसादी चट्टानें। वो किस तरह की चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें। ठीक है, अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। ठीक है, इसके बाद में आप दूसरी बात करते हैं कि एक पॉइंट क्लियर ये हुआ। दूसरा कि हमारे जो पश्चिमी मरुस्थल में जो खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है, तो उनका जो खारापन है वो ये स्पष्ट करता है कि वो किसी समुद्र के ही अवशेष रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो कौन सा समुद्र था, टेथिस सागर था, टेथिस सागर। ठीक है, सागर। तीसरा अगर पॉइंट बात करें, अपन ये कह सकते हैं कि हमें जैसे बाड़मेर के गुड़ामलानी के अंदर आपका प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है, तो जो प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल है वो भी हमें कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करते हैं कि ये किसका अवशेष है, टेथिस सागर का। चौथा जो है, जो आपका आंकलवुड पार्क, ठीक है, जैसलमेर में जो आंकलवुड पार्क है जिसमें जीवाश्म रखे गए हैं, ठीक है, उन जीवाश्म की जो देखकर आप बता सकते हैं कि जो जीवाश्म आपको जैसलमेर से मिले हैं उनको देखकर आप कह सकते हैं कि यहाँ कभी समुद्र था। ठीक है, सबसे लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जैसलमेर के गांव है कुलधारा, वहां से आपको मछली के अवशेष मिले हैं। ठीक है, वहां से आपको क्या मिले हैं, मछली के अवशेष मिले हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो आपका पश्चिमी मरुस्थल था वहां कभी कहीं ना कहीं
कोई समुद्र बहता था, और उस समुद्र का क्या नाम था? टेथिस सागर। जो सागर बहता था उसका नाम क्या था? टेथिस सागर। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए। आपका पहला पॉइंट हुआ कि अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हुआ आपका कि यहाँ पे क्या है? खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट आपका होता है कि यहाँ पे आंकलवुड पार्क है। चौथा यहाँ पे पेट्रोलियम के अपुल भंडार है। और पांचवा पॉइंट, कुलधारा के अंदर आपको क्या मिला है? मछली के अवशेष मिले हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आपका टेथिस सागर पहले यहाँ फ्लो मतलब बहता था। ठीक है, यहाँ पहले क्या था? टेथिस सागर था। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आपका किसका भाग है? टेथिस सागर का भाग है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पूरा राजस्थान है। यहां तक जो ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है, यहां तक आपका क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, देखिए कितना बड़ा प्रदेश है। आप अब देखकर आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ा जो प्राकृतिक या भौगोलिक प्रदेश जो होगा या विभाग जो होगा वो कौन सा होगा? आपका पश्चिमी मरुस्थल होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, ये जो पिंक कलर में है, लाइट पिंक कलर, इसमें ये है अरावली पर्वतमाला। ये आपका पूर्वी मैदान, और ये आपका क्या है? हाड़ौती का पठार है। ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? आपका हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो अब चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अब जब अपन ये शुरू करने वाले हैं, अपन शुरू कर रहे हैं शुष्क मरुस्थल, सॉरी, पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल, अब अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आपको पहले एक कहानी याद करनी है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल के बारे में आपको एक कहानी याद करनी है। इस छोटी सी कहानी के बेसिस पे आप लगभग लगभग इसके अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक मान सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वो कहानी क्या है? कहानी है कि जद बाप जैसलमेर जासी, जद बाप जैसलमेर जासी। ठीक है, क्या है कहानी? जद बाप जैसलमेर जासी, झुंझुना लासी। जद, क्या बोला मैंने? जद बाप जैसलमेर जासी, तो क्या करेगा वो? झुंझुना लासी। झुंझुना लासी। ठीक है, एक्चुअली कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक बच्चा है जिसका नाम है ईश्वरी। ठीक है, और उसका एक छोटा भाई है मानसून। ठीक है, ईश्वरी ने अपने फादर से झुंझुने लाने के लिए जिद की। तो उसका फादर ने कहा कि जिस दिन वो जैसलमेर जाएंगे, है ना, वो झुंझुना लेके आएंगे। और फादर का नाम है बीकाजी। ठीक है, फादर का क्या नाम है? बीकाजी। ठीक है, तो अब ये बात ना मोहल्ले में भी पता चल गई। ठीक है, तो मोहल्ले में जब बात पता चल गई, अच्छा अभी इन्होंने ये क्या किया है, जो झुंझुना है ये ऑनलाइन देखा है। ऑनलाइन झुंझुना देखा है, ईश्वरी को झुंझुना बहुत पसंद आया। अब जो झुंझुना है वो अफ्रीका से आ रहा है। ठीक है, झुंझुना कहां से आ रहा है? अफ्रीका से आ रहा है। ठीक है, अब ये जो ईश्वरी है, इसको अपना झुंझुना इतना पसंद आया कि इसने इसका एक नाम रख दिया, और उसने नाम रखा है उसका रुक्ष। उसका नाम रखा है रुक्ष। ठीक है, और मानसून को ये नाम बहुत पसंद आया। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अब इसको कहानी के रूप में एक बात सुनिए कि बच्चे ने झुंझुना मांगा। फादर ने झुंझुना आपका कहां से ऑर्डर किया है? साउथ अफ्रीका से ऑर्डर किया है। ठीक है, और वो ऑर्डर जो आएगा वो जैसलमेर आएगा। तो फादर ने अपने बच्चे से कहा कि मैं जिस दिन जैसलमेर जाऊंगा उस दिन आपका क्या करूंगा? वो झुंझुना ला कर दूंगा। ठीक है, तो अब जो पड़ोसी हैं उनको भी ये बात पता चली। तो पड़ोसी आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बता रहा है कि इस तरह से इंसिडेंट हुआ है। तो वो क्या कह रहा है कि जद, एक पड़ोसी दूसरे को बता रहा है क्या? कि जद बाप जैसलमेर जासी, झुंझुना लासी। ठीक है, क्योंकि 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 ठीक है, अब बाप ने बच्चे की जिद पूरी कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा आदमी है। तो इसलिए ये कह रहा है कि बीकाजी चंगा है। जो फादर का नाम था बीकाजी है, तो कह रहा है बीकाजी चंगा है। ठीक है, बीकाजी चंगा है। ठीक है, जब बाप जैसलमेर जासी, झुंझुना लासी, क्योंकि बीकाजी चंगा है। ठीक है, यहां तक का एक फैक्ट क्लियर। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। एक लाइन क्लियर हो गई। इसके बाद में क्या कहा हमने? कहां से आ रहा है झुंझुना? झुंझुना आ रहा है आपका, जो झुंझुना है आपका वो कहां से आ रहा है? अफ्रीका से आ रहा है। झुंझुना अफ्रीका से मंगवाया है। अफ्रीका से मंगवाया, अफ्रीका से मंगवाया है।
ठीक है, झुंझुना आपने कहां से मंगवाया? अफ्रीका से मंगवाया, ठीक है। अब ये जो था ऑनलाइन ऑर्डर दिया था, तो ये उसने बताया था 644 रुपए का। जैसे आप आज भी अमेजोन वगैरह में देखते हैं तो जो रेट होती है वो कुछ और होती है, उसमें डिस्काउंट देने के बाद में वो कुछ और रुपए में देते हैं। तो ये जो था वो 644 रुपए का था, लेकिन पड़ा कितने का? 360 रुपए का, 360 रुपए का, ठीक है। 644 रुपए का बताया और 360 रुपए का पड़ा, ठीक है। और उसने जो डिस्काउंट दिया वो दिया 58% का। अगर आप रियल में इसका डिस्काउंट निकालेंगे तो वो कुछ अलग आएगा, लेकिन हमें हमारी इस कहानी में इसको 58% ही रखना है, क्योंकि इससे हमारा एक फैक्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो 58% का उसने डिस्काउंट दिया। और जो ईश्वरी है उसको ये झुंझुना इतना पसंद आया कि उसने इसका नाम क्या रखा? रुक्ष रख दिया, ठीक है। उसने इसका नाम रखा रुक्ष। और मानसून को ये नाम आकर्षित करने लगा, मानसून को आकर्षित करने लगा, ठीक है, ठीक है, आकर्षित करने लगा, ठीक। अब ये जो बीकाजी हैं, इन्होंने अपनी जो झुंझुना खरीदना के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे वो कैसे किए? इन्होंने फसल उगाई थी किस किस की? मोठ की, ग्वार की और बाजरे की। तो मोठ, ग्वार और बाजरा जब इन्होंने बेचा, उससे जो पैसे आए उनसे इन्होंने ऑर्डर दिया। तो छोटी सी कहानी है क्या? जद बाप जैसलमेर जासी, झुंझुना लासी, क्योंकि बीकाजी चंगा है। झुंझुना अफ्रीका से आया है, ठीक है। 644 रुपए का बताया था, 360 रुपए का पड़ा, 58% उसको डिस्काउंट मिला। ईश्वरी को ये झुंझुना बहुत पसंद आया और उसने उसका नाम रुक्स रखा। मानसून को ये आकर्षित करता है, या मानसून को आकर्षित लगा, ठीक है। इतनी सी कहानी थी। इसमें एक लाइन ये और है कि जो झुंझुने के पैसे हैं उन्होंने कैसे इकट्ठे किए? बाजरा, मोठ और ग्वार बेचकर, ठीक है। चलिए अब इस कहानी को एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने कहा जद बाप जैसलमेर जासी, झुंझुना लासी, क्योंकि बीकाजी चंगा है। तो यहां से देखिए, जद का मतलब हो गया जोधपुर, जद का मतलब हो गया जोधपुर, बा का मतलब हो गया बाड़मेर, पैसे पाली, जैसलमेर से जैसलमेर, जा से जालोर, सी से सीकर, यहाँ पे सी जो है वो सीकर है, ठीक है। झुंझुना में झुंझुनू और नागौर, झुंझुना में झुंझुनू और नागौर, ठीक है। बीकाजी से बीकानेर, च से चूरू, ग से गंगानगर और है से हनुमानगढ़, ठीक है। जद बाप जैसलमेर जासी, झुंझुना लासी, क्योंकि बीकाजी चंगा है, ठीक है। तो इसमें आपके कितने जिले आ गए? 12 जिले आ गए। कौन कौन से? जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। ये आपका एक फैक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा? झुंझुना कहां से आया है? अफ्रीका से मंगवाया है। तो इस लाइन से मतलब हो जाता है कि जो आपका पश्चिमी मरुस्थल है वो किसका भाग है? अफ्रीका के पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का, अफ्रीका के पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का ही क्या है? ये एक भाग है, ठीक है। यहां ये दूसरा फैक्ट क्लियर हो जाता है। तीसरा फैक्ट आपसे बोला है कि 644 रुपए का मंगवाया, ठीक है। 644 रुपए उस पर प्रिंट रेट थी, तो 644 रुपए प्रिंट रेट थी। इसका मतलब ये है कि आपके जो थारका मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल की जो लंबाई है वो 644 किलोमीटर है, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई आपको पड़ा कितने में है? ये आपको पड़ा है 360 रुपए का। तो आप इसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी? 360। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 360, ठीक है। अब यहां आता है कि इस पर डिस्काउंट कितने का था? 58% का था। तो राजस्थान राज्य के 58% भाग पर थारका मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। राजस्थान राज्य के 58% भाग पर थारका मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। यहां दो फैक्ट हैं। एक फैक्ट तो क्या है कि राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पे थारका मरुस्थल फैला हुआ है, और एक फैक्ट है कि मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में फैला हुआ है। दो अलग अलग हो गए। तो राजस्थान के 58% पे तो थारका मरुस्थल फैला हुआ है, और थारका मरुस्थल का 61.11% भाग जो है वो क्या है? राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है। टोटल जो पश्चिमी मरुस्थल का 62% भारत में है, टोटल मरुस्थल का 62% भारत में है, जिसका 61.11% अकेले किसमें है? अपने
राजस्थान में है, और वो भी कितने जिलों के अंदर, 12 जिलों में। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना कि आपको सिरोही को छोड़कर जो ये आपके पश्चिमी जिले हैं, उन 13 जिले, उनमें से सिरोही को छोड़कर बाकी जिलों में आपका क्या है, मरुस्थल फैला हुआ है। तो यहां से कभी कभी सवाल बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले के अंदर रेगिस्तान या मरुस्थल नहीं है। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी कि जद बाप जैसलमेर जासी, झुंझुना अलासी, क्योंकि बीकाजी चंगा है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया झुंझुना कहां से आया, अफ्रीका से आया। अफ्रीका से आने का मतलब क्या हुआ कि ये अफ्रीका के पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का ही भाग है। इसके बाद में हमने कहा कि प्रिंट रेट कितनी थी, 644, लेकिन मिला कितने में, 360 में। ठीक है, तो 644 किलोमीटर लंबा है, कुछ कुछ बुक्स में ये 640 किलोमीटर भी दिया हुआ है, और चौड़ाई जो है इसकी 300 किलोमीटर भी दी हुई है। तो अपन यहाँ पे 644 और 360 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है कि डिस्काउंट कितने का मिला, 58% का मिला, यानी कि राजस्थान राज्य के 58% क्षेत्रफल पे आपका मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, और मरुस्थल का 61.11% भाग राजस्थान में फैला हुआ है। तो ये दो अलग अलग फैक्ट हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने कहा है कि ईश्वरी ने इसका नाम रुक्ष रखा। ठीक है, हम किसी की भावना को हर्ट नहीं करना चाहते, यहाँ पे है ना, जो ईश्वरी हमने बच्चे का नाम रखा है, ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के लिए रखा है। ठीक है, तो यहाँ जो ईश्वरी जी हैं, इन्होंने है ना हमारे राजस्थान का जो ये पश्चिमी मरुस्थल है, इसका नाम रुक्ष प्रदेश रखा है। ठीक है, रुक्ष प्रदेश रखा है, रुक्ष प्रदेश। और रुक्ष प्रदेश रखने का कारण क्या है कि यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा आपने, इन्होंने ईश्वरी जी ने रुक्ष प्रदेश रखा है। उसके बाद हमने कहा क्या कि यहाँ जो है ये ईश्वरी जी के छोटे भाई जो है मानसून, उसको आकर्षित करते हैं। तो मानसून को आकर्षित करने का मतलब ये हुआ कि ये देखिए, ये भारत है। ठीक है, ये भारत है, यहाँ आपका अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये आपका मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये राजस्थान है इस तरह से। ठीक है, यहाँ आपका मरुस्थल है, ये मरुस्थल है। तो ये क्या होगा, जब आपके गर्मी पड़ती है, गर्मी में क्या होगा, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठने लगेंगी। तो जब हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है तो आसपास की हवा इसको कवर करने के लिए यहाँ से प्रभावित होती है। ठीक है, इस तरह से ये होगी। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रक्रिया है ये मानसून कहलाती है। तो ये जो मरुस्थल है ये क्या करता है, मानसून को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और एक देखिए गजब की फैक्ट की बात क्या है, मानसून इसकी वजह से ही स्टार्ट होता है, लेकिन इसको खुद को मानसून का फायदा नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मानसून आते आते बहुत खाली हो जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर की बारिश होती है। 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर की बारिश होगी। तो अब अपन आगे जाकर ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ 20 होगी, कहाँ 50 होगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ जो है न्यून वायु दाब की वजह से मानसून स्टार्ट होता है, लेकिन मानसून का फायदा है इसको अच्छे से नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ सर्दी में एक बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, जिसको मावट कहते हैं, मावट। ठीक है, मावट कहते हैं। ठीक है, शीतकालीन बारिश जो होती है इसको मावट कहते हैं। और बंगाल के मानसून की वजह से यहाँ क्या होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं। बंगाल के मानसून की वजह से यहाँ पे क्या होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, उनको क्या कहा जाता है, पुरवैया कहा जाता है, पुरवैया। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, पुरवैया। ठीक है, तो ये इसमें ये देखिए, इस कहानी से लगभग आपके फैक्ट्स क्लियर हो गए। पहला 12 जिले हो गए आपके, दूसरा आपका ये पैलियोआर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही भाग है, तीसरा 644 किलोमीटर लंबा है, 360 किलोमीटर चौड़ा है, 58% भाग के ऊपर फैला हुआ है। ईश्वरी सिंह ने इनका नाम जो है रुक्ष रखा है। ठीक है, इसके बाद में मानसून को आकर्षित करता है। अब बीकाजी ने पैसे कहां से इकट्ठे किए, बीकाजी ने यहाँ पैसे जो इकट्ठे किए थे वो इकट्ठे किए थे बाजरा, ग्वार और मोठ बेचकर। तो इससे यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जो फसल होती है वो कौन कौन सी होती है, ग्वार की होगी, बाजरा की होगी और मोठ की होगी। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स थे। ठीक है, एक लास्ट फैक्ट और है जिसके लिए आपको एक लाइन और याद करनी पड़ेगी कि BF यानी बॉयफ्रेंड आपका क्या खेल रहा है, केबीसी खेल रहा है। ठीक है, केबीसी खेलता है, बॉयफ्रेंड केबीसी खेलता है। ठीक है, बॉयफ्रेंड केबीसी खेलता है। तो बी से यहां पे आएगा बबूल। ठीक है, यहां की वनस्पति की बात करें तो बबूल। ठीक है, F से फोग, K से खेजड़ा,
के से खेजड़ा, बी से बेर और सी से केर। यहां इस प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। ठीक है, के बीएफ केबीसी खेलता है, तो बॉयफ्रेंड आपका क्या कर रहा है, केबीसी खेल रहा है। ठीक है, बॉयफ्रेंड केबीसी खेलता है, तो यहां बी फॉर बबूल, एफ फॉर फॉग, के फॉर खेजड़ा, बी फॉर बेर और सी फॉर केर। ठीक है, बीएफ केबीसी खेलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहां से लगभग आपके सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं हमने। ठीक है, अब इसका डीप नॉलेज ले लेते हैं। यहां देखिए, इसका क्षेत्रफल 61.11% है। ठीक है, जो कि 2,09,042 किलोमीटर है। 2,09,042 किलोमीटर, आपको ये फैक्ट याद रखना है। 2,42,009 किलोमीटर है, 61.11% में। और राज्य का कितना प्रतिशत है, ये 58% है। ठीक है, 12 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे जो बारिश होती है वो 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। और ये हमने बताया कि आपका कि ये मानसून को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, इसका जो ढाल है वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है। तो आप कह सकते हैं ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। और इसका जो ढाल याद करने का तरीका है वो क्या है कि जो लूनी नदी है अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलकर आपकी इस तरह से फ्लो होती है। ठीक है, नाग पहाड़ियों से निकलकर इस तरह से, ये आपका अजमेर, ये नागौर, ठीक है, यह आपका जोधपुर, ये बाड़मेर, ये आपका पाली। ठीक है, इस तरह से फ्लो होती है। सॉरी, ये आपका जालोर, पाली जालोर। ठीक है, इस तरह से फ्लो होगी आपकी। तो इस वजह से फ्लो होने की वजह से ये क्या होगा कि आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो है इसका जो ढाल होगा वो क्या होगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होगा। ये अजमेर हो गया आपका, ये नागौर हुआ, ये पाली हुआ, ये जोधपुर हो गया, ये आपका बाड़मेर हो गया और ये अंत में जालौर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ये आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो ढाल होगा वो क्या होगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होगा। इसके जो समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी वो 200 से 300 किलोमीटर होगी। ये फैक्ट हमने बता ही दिया था कि ईश्वरी सिंह ने इसको वृक्ष प्रदेश कहा गया है क्योंकि इसमें जैव विविधता अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, ये मानसून को आकर्षित करके ऋतु चक्र को आपको क्या करता है, नियमित करता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि अब क्या है कि इस मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थल को भी आपके दो भागों में बांटा गया है। एक है शुष्क मरुस्थल, एक तो है शुष्क मरुस्थल, एक तो पार्ट है आपका शुष्क मरुस्थल और दूसरा पार्ट जो है वो है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। आगे जाके शुष्क मरुस्थल भी आपके दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। एक का नाम होगा बलुका स्तूप मुक्त प्रदेश और एक होगा बलुका स्तूप युक्त प्रदेश। ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, मुक्त प्रदेश है, यहाँ बलुका स्तूप नहीं होंगे। ठीक है, और ये जो पार्ट है आपका ये क्या है, बाकी का वो है आपका बलुका स्तूप युक्त प्रदेश। तो अब शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये क्या करती है, सेपरेट करती है, ये इसको अलग करती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती है। ठीक है, एक और सेम वर्षा रेखा है 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा जो आपके जैसलमेर से पास होती है। तो ये कह सकते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, या राजस्थान पाकिस्तान को अलग करने वाली जो वर्षा रेखा है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। यहाँ ये 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा हो गई। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा आपके शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को सेपरेट करती है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या कि अब शुष्क मरुस्थल को भी आपने दो भागों में बांटा, इसी प्रकार आप अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटेंगे। गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी जवाई बेसिन। ठीक है, गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और आपका क्या, लूणी जवाई बेसिन। आप शेखावाटी प्रदेश को बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं, बांगड़,
शेखावटी प्रदेश को आप क्या कहते हैं, बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं। और इस प्रदेश को, लूणी जवाई बेसिन को आप गोडवाड़ भी कहते हैं, गोडवाड़, ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है अब आप अपन आगे डिस्कस करते हैं। शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा था। पहला भाग जो था बलुका स्तूप मुक्त प्रदेश था, दूसरा भाग था आपका बलुका स्तूप युक्त प्रदेश। बलुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो 41.5% पे फैला हुआ है, 41.5% पे। यहां देख सकते हैं ये रहा आपका बलुका स्तूप मुक्त प्रदेश, ये आपका 41.5% पे फैला हुआ है। किसके? ये शुष्क मरुस्थल के 41.5% पे फैला हुआ है। और बाकी जो मुक्त प्रदेश है वो आपके कहाँ फैले हुए हैं, वो फैले हुए हैं 58.5% पे, ठीक है, 58.5% पे ये बाकी जगह फैले हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमने बताया था कि अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है उसके चार भाग हैं, गग्गर का मैदान, शेखावाटी आंतरिक प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी जवाई बेसिन। इसको आप बांगड़ भी कहते हैं और इसको आप गोडवाड़ कहते हैं। अब चलिए एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। बलुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बलुका स्तूप मुक्त प्रदेश का मतलब क्या हुआ? पहले तो बात करते हैं बलुका स्तूप क्या होता है। कि ये जो रेत के टीले होते हैं इनको आप बलुका स्तूप कहेंगे। रेत के टीलों को आप क्या कहेंगे? बलुका स्तूप कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो स्तूप मुक्त प्रदेश है, यहाँ क्या है कि यहाँ जो चट्टानी मरुस्थल है, जो यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है वो किस तरह का मरुस्थल पाया जाता है? चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। चट्टानी मरुस्थल पाए जाने की वजह से यहाँ पे बलुका स्तूप मौजूद नहीं है या वो उपस्थित नहीं है। तो ये जो चट्टानी मरुस्थल है इसको क्या कहा जाता है? हम्मादा कहा जाता है। चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? हम्मादा कहा जाता है। हम्मादा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मरुस्थल होगा वो चट्टानी मरुस्थल होगा। तो इस ट्रायंगल को आप देखकर बता सकते हैं कि हम्मादा कहाँ कहाँ फैला हुआ है? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। और आप स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं तो पोखरण, फलोदी और बालोतरा। पोखरण, फलोदी और बालोतरा में ये आपका हम्मादा फैला हुआ है। हम्मादा का मतलब हो गया है आपका पथरीला रेगिस्तान। पथरीला रेगिस्तान जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? हम्मादा कहलाता है। अब पथरीला रेगिस्तान और रेतीले रेगिस्तान जब मिक्स होते हैं तो एक मिश्रित रेगिस्तान बनता है जिसको आप कहते हैं रैग। इसको क्या कहते हैं? रैग। तो जैसलमेर के लोद्रवा और रामगढ़ के अंदर आपको रैग मिलता है, ठीक है। जैसलमेर के पोखरण और रामगढ़ और लोद्रवा में आपको क्या मिलेगा? रैग मिलेगा, ठीक है। और इर्ग का मतलब जो होता है वो संपूर्ण मरुस्थल होता है। इर्ग का मतलब क्या होता है? संपूर्ण मरुस्थल को आप इर्ग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल जो आपका बीकानेर से लेकर कच्छ तक, जो कच्छ के रन तक जो मरुस्थल फैला हुआ है उसको आप लघु मरुस्थल कहते हैं। इसमें की जो बलुका स्तूप मुक्त प्रदेश की जो खासियत है वो क्या है? यहाँ टर्शरी, और टर्शरी का मतलब सीनोजोइक, ठीक है। टर्शरी व प्लेस्टोसिन युग के अंदर की जो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं वो बहुतायत में पाई जाती हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि टर्शरी व प्लास्टोसिन काल की चूना एवं बलुआ परतदार चट्टानों का बाहुल्य है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है? वनस्पति अवशेष व जीवाश्म पाए जाते हैं। वनस्पति अवशेष और जीवाश्म जिसका हमने जिक्र पहले किया था अंकलवुड फॉसिल पार्क के लिए। यहाँ आपके बाड़मेर के अंदर प्राकृतिक गैस एवं प्राकृतिक जो तेल होता है उसके अपूर्व भंडार मिले हैं, ठीक है। यहां देखिए ये लिखा हुआ है अवसादी चट्टानों की वजह से गैस व खनिज तेल के भंडार बाड़मेर में कहा? गुड़ा मनाली और बायतू में। अच्छा, यहां देखिए बालोतरा और पोखरण के मध्य जो चट्टानी मरुस्थल है, तो यहाँ चट्टाने हैं, तो जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है, ठीक है। मगरा एक्चुअली आपकी अवशिष्ट पहाड़ियों को ही कहा जाता है, ठीक है। मगरा अवशिष्ट पहाड़ियों को कहा जाता है। ये आप उदयपुर के पास में भी देखेंगे, ठीक है। तो अवशिष्ट पहाड़ियों को क्या कहा जाएगा? मगरा कहा जाएगा। अब ये जो फैक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जैसलमेर में जो मीठे पानी की भूगर्भिक पट्टी है उसको लाठी सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज कहा जाता है, लाठी सीरीज, ठीक है। लाठी सीरीज कहा जाता है। ये जो भूगर्भिक जलपट्टी है इसको क्या कहेंगे? लाठी सीरीज। और इसके ऊपर जो एक घास उगती है वो घास क्या होती है? सेवण घास होती है। उस घास को क्या कहेंगे? सेवण घास कहेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट घास है, ठीक है।
सेवण घास हो गई, और ये लाठी सीरीज, इसके नीचे जो जलपट्टी पाई जाती है उसको लाठी सीरीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगला जो आता है वो आता है बलूका स्तूप युक्त प्रदेश। बलूका स्तूप युक्त प्रदेश आपका कितने प्रतिशत भाग पे था? 58.5% भाग के ऊपर बलूका स्तूप युक्त प्रदेश है। ठीक है, मुख्यतः आपके जो बलूका स्तूप होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः आपके बलूका स्तूप जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके अपन उनको एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो बलूका स्तूप है वो अनुदैर्ध्य बलूका स्तूप है। अनुदैर्ध्य बलूका स्तूप, या आप इसको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कह सकते हैं, या फिर आप इसको रेखीय या पवनानुवर्ती बलूका स्तूप कह सकते हैं। ठीक है, रेखीय या पवनानुवर्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें जो बलूका स्तूप बनेगा, स्तूप जो बनता है वो पवन की दिशा में बनता है। देखिए आप ये देख सकते हैं कि हवा इस तरह से बह रही है और ये यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहा है। ठीक है, और ये किस तरह से स्तूप बना। ठीक है, जिस तरह से हवा फ्लो हो रही है, ये इस तरह से हवा फ्लो हो रही है और ये इस तरह से बनता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? आपका पवन की दिशा में ही बन रहा है। ठीक है, तो ये जो बना आपका, इसको स्तूप कहेंगे, और ये हवा इस तरह से फ्लो हो रही है और यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है? मिट्टी इकट्ठी हो जा रही है और एक टीला बन रहा है। तो इसको अनुदैर्ध्य बलूका स्तूप कहेंगे। ठीक है, और अनुदैर्ध्य बलूका स्तूप जो मेनली पाया जाएगा, अगर आप मैप देखेंगे तो ये रहा आपका बाड़मेर, ये आपका जैसलमेर, ये आपका बीकानेर और ये पश्चिमी जोधपुर। इन 4 जगह पे आपका क्या होगा? ये बलूका स्तूप पाया जाता है। तो अगर इन तीनों की बात करते हैं, ये तीनों, तो इनको आप मरु त्रिकोण भी कहते हैं। इनको आप क्या कहते हैं? मरु त्रिकोण, या मरु त्रिकोण भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका मरु त्रिकोण हो गया। तो इसको याद करने की शॉर्टकट यहाँ हो सकती है कि ये मरु त्रिकोण में पाया जाता है। मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये मरु त्रिकोण के अंदर। बाड़मेर एक और है इसमें। ठीक है, इसके बाद में आता है अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्सल। ठीक है, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्सल। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, इस तरह से ये एक अवरोध लगा दिया, ये हवा चल रही है और ये सामने बन रहा है। तो ये क्या हुआ? हवा फ्लो होकर आ रही है ना, हवा इस तरह से फ्लो होकर आई और अपने साथ जो मिट्टी लेके आ रही है वो यहीं पे जमा करती जा रही है, मिट्टी लाकर जमा करती जा रही है। तो जैसे जैसे ये मिट्टी लाकर जमा करती जाएगी यूं, तो देखिए ये इस तरह से ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये मिट्टी छोड़ रही है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, यूं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए ये इस तरह से मिट्टी आ रही है, ये हवा फ्लो हुई और यहाँ इसने जमाव कर दिया, तो ये एक स्तूप बन गया। ठीक है, इसको अनुप्रस्थ बलूका स्तूप कहेंगे। ठीक है, तो अब ये वापस से बात करते हैं मैप के अंदर। तो मैप के अंदर अपना यहाँ बीकानेर तक आ गए थे अपन। यहाँ ये बाड़मेर था, ये जैसलमेर था, ये बीकानेर था। अब यहाँ अपन शुरू होंगे बीकानेर से। तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। देखिए ये इस तरह से आपकी एक बेल्ट बन गई। ठीक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। तो ये अनुप्रस्थ बलूका स्तूप का क्षेत्र है कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये आपका चूरू और ये आपका झुंझुनू। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। मुख्यतः जो बलूका स्तूप बन रहे हैं वो सभी यही बनेंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि बलूका स्तूप का जो प्रकार है या जो आप कह सकते हैं टाइप है वो स्पेसिफिक जगह पे बने। ठीक है, तो यहाँ आप इस बेल्ट को अच्छे से याद कर लें क्योंकि अगला जो है बरखान, वो भी इसी बेल्ट में कहीं आसपास से बनेगा। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है बरखान। बरखान काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स के में भी पूछा जाता है, मुख्यतः बरखान के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, बरखान इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गतिशील है। ठीक है, गतिशील रंध्र युक्त अर्धचंद्राकार बलूका स्तूप को बरखान कहते हैं। ठीक है, गतिशील रंध्र युक्त अर्धचंद्राकार बलूका स्तूप को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। यहां देखिए एक पैराबोलिक भी है। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। बरखान में क्या होता है? जैसे ये देखिए हवा बह रही है, इस तरह से हवा फ्लो हो रही है। मान लीजिए ये आप इस तरह से देखिए इसको, यहाँ इस तरह से पीछे की तरफ से हवा फ्लो होकर ये इसको कटोरे के रूप में यहाँ इस तरह से कटोरा बन जाएगा, ये आगे की तरफ, और हवा क्या हो रही है? पीछे से आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ क्या है? हवा क्या हो रही है? पीछे से आ रही है और अर्धचंद्राकार किधर बन रहा है? इस साइड बन रहा है। ठीक है, जो स्लिप फेस है वो इस साइड बन रहा है आपका। ठीक है, तो इस तरह की आकृति को आप क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। तो अब ये कहां कहां पाया जाता है? ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हमने कहा ये गतिशील है। गतिशील है तो ये क्या करता है? आपके मरुस्थल को बढ़ावा देता है। तो जो कभी पूछा भी जा सकता है कि मरुस्थल को विस्तारीकरण में सब सर्वाधिक जो सहयोग करता है वो कौन सा बलूका स्तूप है? तो उसका आंसर हो जाएगा बरखान। ठीक है, ये मार्च से जुलाई के बीच में अधिकतम होता है और इसी को जो मरुस्थल का विस्तारीकरण होता है इसको रेगिस्तान का मार्च भी कहा जाता है। इसको रेगिस्तान का मार्च भी कहा जाता है।
ठीक है, तो मार्च से जुलाई के बीच में होता है वो। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका बरखान है वो कहाँ कहाँ मिलता है। तो हमने अनुप्रस्थ में आपको बताया था कि ये देखिए, और अनुदैर्ध्य में भी बताया था, ये बाड़मेर था आपका, यहाँ आपका जैसलमेर था, ये आपका बीकानेर हो गया, ये आपका जोधपुर है, और ये आपका गंगानगर। गंगानगर के बाद में आपका आता है हनुमानगढ़, ये चूरू और ये झुंझुनू। हमने यही बात की थी। ठीक है, तो अब एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। देखिए, बीकानेर में देशनोक और लोणकरणसर, बीकानेर में देशनोक और लोणकरणसर। यहाँ ये आपका गंगानगर है, गंगानगर में आपका सूरतगढ़। ठीक है, गंगानगर में आपका सूरतगढ़। फिर इसके बाद में आता है आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में रावतसर, रावतसर। ठीक है, यहां देख सकते हैं आप रावतसर। इसके बाद आता है चूरू, चूरू ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अधिकतर यही पूछा जाता है। ठीक है, चूरू में कहा, भालेरी, चूरू में कहा, भालेरी, तो आपको ये याद रखना, भालेरी। ठीक है, इसके बाद में आता है झुंझुनू। ठीक है, ये आपका झुंझुनू है। ठीक है, तो मेनली आपके कहां कहां होंगे, भालेरी, रावतसर। ठीक है, यहां पे आपका क्या हो गया, सूरतगढ़, यहां आपका देशनोक और लोणकरणसर। एक और आएगा बाड़मेर में बालोतरा, बालोतरा। तो यहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से इस बेल्ट को याद कर लेंगे तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कहां है। ठीक है, एक यहां जोधपुर में ओसिया हो रहा है, ओसिया, जिसका प्राचीन नाम उपकेश पटन था। ठीक है, ये ओसिया। ठीक है, यहां आपको क्या मिलेंगे, बरखान मिलेंगे। इसके बाद आता है पैराबोलिक। देखिए, बरखान और पैराबोलिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ हवा की दिशा में आपका ये इस तरह से चंद्राकार बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ हवा के विपरीत बन रहा था, स्लिप फेस जो था हवा के विपरीत बन रहा था, यहाँ हवा की दिशा में बनता है। ठीक है, इस तरह के जो आपके कहें कि बलुका स्तूप है वो सभी जिलों में मिलते हैं, सभी जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो आता है तारका बलुका स्तूप। ठीक है, तारका बलुका स्तूप में क्या होता है, इस तरह की शेप बनती है, स्टार जैसी शेप बनती है, स्टार जैसे। ठीक है, तो ये इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक हो सकती है मापो से, वही जो सिंगम के अंदर यूज हुई थी, मापो से, महाराष्ट्र पुलिस सेवा। ठीक है, इससे याद कर सकते हैं आप। मैं से आपका हो जाएगा मोहनगढ़, पो से पोखरण, और से सूरतगढ़, सूरतगढ़। ठीक है, सूरतगढ़, मोहनगढ़, और ये हो जाएगा पोखरण, पोखरण। इस तरह से आपका ये आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो है बलुका स्तूप है, नेटवर्क बलुका स्तूप। उसमें बहुत सारे क्या होंगे, बलुका स्तूप एक साथ होंगे, तो उसको नेटवर्क बलुका स्तूप कहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ इस तरह से शेप होगी। ठीक है, काफी सारे बलुका स्तूप एक साथ होंगे। ये आपका मुख्यतः हनुमानगढ़, भिवानी, हिसार उस साइड में मिलता है। ठीक है, हनुमानगढ़, भिवानी और हिसार। इस तरह से आपके 6 प्रकार के बलुका स्तूप मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। आपको वो बेल्ट याद रखनी है, बेल्ट में कौन कौन से बरखान के थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से जिले के अंदर कौन सी जगह पे बरखान बन रहा है। ठीक है, ये था बलुका स्तूप युक्त प्रदेश। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके 2 स्तूप है, 2 स्तूपों के बीच में आपके क्या होंगे, मान लीजिए वर्षा का जल भर गया, तो इन जल से यहाँ एक झील नुमा आकृति बन जाती है, जिसको पलाया झील कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पलाया झील कहते हैं, पलाया झील। इसको क्या कहते हैं, पलाया झील। अगर ये थोड़ा दलदला हो जाए, अगर ये थोड़ा दलदला हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, रन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रन कहते हैं। ठीक है, अगर ये इसका थोड़ा सा विस्तार अधिक हो जाए और ये मैदान रूप में हो, ठीक है, तो उसको बालसन कहा जाता है। उसको क्या कहेगा, बालसन कहा जाता है। और इस मैदान में अगर आपने खेती करना शुरू कर दी तो उसको क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ कि पहले क्या था, पलाया झील बनी आपकी, पलाया झील, दलदली भूमि को आपने रन कहा, मैदान को बालसन कहा, और कृषि को आपने क्या कहा, खड़ीन कहा। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपका हमादा, रैग, इर्ग, पलाया झील, रन, बालसन, खड़ीन, ये हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इस वाले फैक्ट को अभी आप छोड़ दीजिए, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आता है बाटुड़ा का किला, बाटुड़ा का कुआं। बाड़मेर स्थित तेल और लिग्नाइट के भंडार, बाड़मेर स्थित तेल एवं लिग्नाइट के भंडार को आप क्या कहेंगे, बाटुड़ा का कुआं कहेंगे। ठीक है,
चांदन नलकूप क्या है? जैसलमेर के पूर्व में स्थित मीठे पानी का जो कुआं है उसको आप क्या कहेंगे? चांदन नलकूप कहेंगे। ठीक है, नलकूप तक हमने किया कि चांदन नलकूप क्या है आपका? जैसलमेर के पूर्व में स्थित मीठे पानी का कुआं जो है चांदन नलकूप है। जैसलमेर में दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो आपका लाठी सीरीज था, सेवन घास और लाठी सीरीज। इसके बाद में आगे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ जो अपना कंप्लीट हो चुका है शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। सॉरी, शुष्क मरुस्थल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल में आपके पास में क्या क्या है? घग्गर का मैदान है, शेखावाटी प्रदेश है, नागौरी उच्च भूमि है और लूणी जवाई बेसिन है। शेखावाटी प्रदेश को आप बांगड़ भी कहते हैं और लूणी जवाई बेसिन को आप गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप बांगड़ कहेंगे, इसको आप जो लूणी जवाई बेसिन है इसको आप गोडवाड़ प्रदेश भी कहेंगे। चलिए आप शुरू करते हैं एक एक करके। तो घग्गर का मैदान, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो घग्गर नदी द्वारा बनाया गया मैदान है उसको घग्गर का मैदान कहेंगे। तो आपकी जो घग्गर नदी है वो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और हनुमानगढ़ से एंटर होती है। ठीक है, इस तरह से एंटर होगी और यहाँ ये क्या है? बटनेर के पास में लुप्त हो जाती है। बटनेर के पास में क्या होगी? लुप्त हो जाएगी। लेकिन जब इसके अंदर पानी ज्यादा आता है तो ये क्या होगा? आगे तक सूरतगढ़ तक पहुंचती है, गंगानगर के सूरतगढ़ तक। और पानी ज्यादा आता है तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है, फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। तो ये जो मैदान बनाया गया है घग्गर, सतलज और चौतांग नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मुख्यतः ये मैदान अब जो है घग्गर नदी और सतलज के मध्य है। घग्गर नदी और सतलज के मध्य है। ठीक है, घग्गर नदी और सतलज के मध्य है। ठीक है, इसी मैदान को आप पाट भी कहते हैं। इसी मैदान को आप क्या कहते हैं? पाट कहते हैं। हनुमानगढ़ में इसी मैदान को नाली भी कहा जाता है। ठीक है, इसी पाट को आप क्या कहते हैं? नाली भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो क्या है आपका? घग्गर नदी द्वारा बनाया जाता है। यहाँ बटनेर के पास में ये लुप्त हो जाती है। अगर बारिश का पानी थोड़ा ज्यादा आ जाए तो ये क्या है? गंगानगर तक जाती है। अगर और बाढ़ आ जाती है तो ये फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है? फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है कि इसको मैदान को पाट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके मैदान को क्या कहा जाता है? पाट भी कहा जाता है। और हनुमानगढ़ के अंदर इसी पाट को आप क्या कहते हैं? नाली भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, और ये मुख्यतः जो मैदान है आपके किस किस के नदी, किन नदी के बीच में है? सतलज और घग्गर के बीच में। इसके बाद आता है अगला शेखावाटी प्रदेश। अगला जो आएगा वो क्या आएगा? शेखावाटी प्रदेश। ठीक है, अच्छा एक फैक्ट और है यहाँ पे कि जो घग्गर के मैदान है इसके अंदर आपके दो जिले आएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, इसके बाद में अगला जो आता है वो आपका आता है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन जिले हैं आपके। कौन कौन से? एक चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर। यहाँ इस एरिया को आप तोरावाटी भी कहते हैं। इस एरिया को आप क्या कहते हैं? तोरावाटी भी कहते हैं। ठीक है, तोरावाटी भी कहते हैं। इसको तोरावाटी क्यों कहा जाता है? जो आपके कांतली नदी जो है उसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको आप क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को आप क्या कहेंगे? तोरावाटी। तो इस एरिया को तोरावाटी भी कहते हैं। तो ये जो कांतली नदी है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ एक आपकी सभ्यता विकसित हुई थी जो कि थी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, अब ये गणेश्वर सभ्यता जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी और आप कह सकते हैं कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता ये कांतली नदी के किनारे ही आपके विकसित हुई थी। तो शेखावाटी के अंदर आपके चूरू, झुंझुनू और सीकर आते हैं। ठीक है, इस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। ठीक है, इस कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम था गणेश्वर सभ्यता। इसके अलावा जो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो क्या है कि यहाँ कुछ कच्चे और पक्के कुएं बनाए जाते हैं। कच्चे और पक्के कुएं बनाए जाते हैं। तो कच्चे कुओं को तो कहा जाता है जोहड़। जोहड़ किनको? कच्चे कुओं को। कच्चे कुएं, कच्चे कुओं को तो आप क्या कहेंगे? जोहड़। और पक्के को कहते हैं नाड़ा। पक्कों को क्या कहते हैं? नाड़ा।
ठीक है, कच्चे कुओं को आप जोहड़ कहेंगे और पक्के कुओं को आप क्या कहेंगे, नाड़ा। और यहाँ जो छोटी छोटी आपके बावड़ियां बनाई जाती हैं, छोटी छोटी जो बावड़ियां बनाई जाती है, उन बावड़ियों को आप सरिया सरोवर कहेंगे। सरिया सरोवर, क्या कहेंगे, सरिया सरोवर, छोटी बावड़ियों को। तो यहाँ जो फैक्ट है वो एक तो हो गया आपकी कातली नदी, तोरावाटी और जोहड़, नाड़ा, सरिया सरोवर हो गया। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके नागौरी उच्च भूमि। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से फैक्ट कुछ ज्यादा बनता है। नागौरी उच्च भूमि में मुख्यतः आपका नागौर ही आएगा। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि में मुख्यतः आपका क्या आएगा, नागौर ही आएगा। ठीक है, इसके अंदर आप जब बात करते हैं तो ये 3 भागों में अपन इसको बांट सकते हैं। ये आपका मकराना, ये आपका मंगलोद और ये आपका जायल। ठीक है, मकराना में आपके संगमरमर है, आपको पता है काफी फेमस है मकराना के संगमरमर। ठीक है, यहाँ मंगलोद में आपका जिप्सम और जायल के अंदर फ्लोराइड, इसकी बहुतियात मिलती है। यहाँ पे आपको जो जिप्सम मिल सकता है, यहाँ आपको संगमरमर मिलता ही है और यहाँ आपका फ्लोराइड मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो नागौर है, इसका जो प्राचीन नाम था अहिछत्रपुर था, आपको याद रखना चाहिए ये। ठीक है, जो नागौर है यहाँ सोडियम क्लोराइड की प्रचुर मात्रा मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो माइकास्ट नमकीन चट्टाने हैं वो मिलती है। तो इसी वजह से जो यहाँ पर झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, इसी वजह से जो यहाँ पे झीलें हैं वो क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अगला मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, देखिए यहाँ पे फ्लोराइड है। तो नागौर और अजमेर के मध्य, नागौर और अजमेर के मध्य जो जल पाया जाता है इसको कुबड़ जल पट्टी कहते हैं। ठीक है, कुबड़ जल पट्टी कहने का मतलब क्या होता है कि जब आप फ्लोराइड की अधिक मात्रा का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी हड्डियां विकृत होना शुरू होती है, एक कुब्बड़पन सा आ जाता है। तो इसलिए इसको कुबड़ जल पट्टी कहा जाता है क्योंकि इसमें फ्लोराइड की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसके बारे में। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हो गए, यहाँ मकराना, संगमरमर, यहाँ आपका मंगलोद, जिप्सम और यहाँ आपका जायल, जहां आपका क्या है, फ्लोराइड है। यहाँ आपके क्या है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है, जिसको नमक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे माइकास चट्टाने पाई जाती हैं। माइकास चट्टाने पाए जाने की वजह से यहाँ जो पानी है वो क्या है, खारा है, जिसका आप डीडवाना हो गया, कुचामन हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ खारे पानी का जो झीलें हैं उसका वजह क्या है। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट आपके पास में बचता है, ये वो बचता है लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र। लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र, लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र के अंदर आपका यही ध्यान रखना है कि जो लूनी का प्रवाह क्षेत्र है वही आपका गोडवाड़ क्षेत्र है। लूनी का प्रवाह क्षेत्र क्या है, गोडवाड़ क्षेत्र है। अब लूनी का प्रवाह क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे आपके, लूनी के प्रवाह क्षेत्र में आपका आएगा पाली, पाली आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका जोधपुर, फिर आपका आएगा जालोर और आपका आएगा बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो गया कि आपके क्या क्या आएंगे, पाली, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका कि बाड़मेर में बालोतरा है, बाड़मेर में आपका क्या है, बालोतरा है, बालोतरा। और लूनी नदी का जो पानी है बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि लूनी नदी का जो पानी है बालोतरा के बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है, आप कह सकते हैं लेवल है, बालोतरा का जो लेवल है ये अपनी पास की नदी से भी नीचे है। ठीक है, यानी लूनी नदी का जो लेवल है वो ऊपर है और बालोतरा का लेवल जो है वो नीचे है। इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, अगर कभी लूनी नदी में पानी या आप कहें लूनी नदी में बाढ़ आई तो बालोतरा पूरा का पूरा डूब जाएगा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसमें एक बार कंफ्यूजन भी हुआ था कि इसमें एक और आंसर दिया गया था, हनुमानगढ़ जंक्शन। ठीक है, तो अब जाकर आरपीएससी ने इसको बताया कि ये बालोतरा ही होगा जिसका लेवल अपने पास की नदी से भी कम है, लूनी नदी से भी कम है, वो होगा बालोतरा। इसको इस तरह से भी पूछा गया था कि अगर अजमेर में बाढ़ आती है तो कौन जलमग्न हो जाएगा, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बालोतरा। ठीक है, तीन फैक्ट। चौथा फैक्ट जो है, बाड़मेर के आसपास की जो पहाड़ियां होती हैं उनको छप्पन की पहाड़ी कहते हैं।
बाड़मेर के आसपास की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? छप्पन की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि छप्पन का मैदान अलग है और छप्पन की पहाड़ियां अलग है। छप्पन का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ के आसपास है, और छप्पन की पहाड़ियां जो हैं वो बाड़मेर के आसपास है। ठीक है, बाड़मेर में के सिवाना से बालोतरा के मध्य, सिवाना से बालोतरा, ठीक है, सिवाना से बालोतरा के मध्य जो ये 56 गुंबदाकार पहाड़ियां हैं, इनको छप्पन की पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं पहाड़ियों में मेवानगर के अंदर, ठीक है, आपके एक पर्वत है जिसको नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ होगा? मेवानगर, या फिर आपको से बोल सकता है कि ये कहाँ स्थित है? आपके बाड़मेर के पास में स्थित है। ठीक है, यहाँ आपका जैन मंदिर है, नाकोड़ा भैरव नाकोड़ा भैरव का जैन मंदिर स्थित है यहाँ पे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, छप्पन की पहाड़ियां हो गया, नाकोड़ा पर्वत हो गया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके बारे में, लूणी जवाई बेसिन के बारे में। पहला फैक्ट हमने बताया कि इसमें क्या होगा, पाली, जोधपुर, जालोर और बाड़मेर स्थित है, बाड़मेर आएंगे इसके अंदर। दूसरा फैक्ट हमने बताया था कि बालोतरा अपने केस से नीचे है, लूणी नदी के लेवल से भी नीचे है। तीसरा, बालोतरा के बाद में लूणी नदी का जो पानी है वो क्या हो जाता है? आपका खारा हो जाता है। इसके बाद में बताया कि छप्पन की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ स्थित है? सिवाना से बालोतरा के मध्य में छप्पन की पहाड़ियां स्थित है। उसी में आपका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आ जाता है वो क्या आ जाता है? नाकोड़ा आ जाता है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है पीपलुंद। पीपलुंद, इसको लघु माउंट आबू भी कहते हैं, लघु माउंट। ठीक है, पीपलुंद को। इसका वजह क्या है? क्योंकि यहाँ जो वर्षा है बहुत अधिक होती है, यहाँ क्या है? वर्षा अधिक होती है। ठीक है, लघु माउंट जो कहते हैं वो पीपलुंद को कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप इनको याद कर सकते हैं। इस प्रकार आपका जो पश्चिमी मरुस्थल वाला पार्ट है वो काफी क्लियर हो गया है और वो हमने कवर कर दिया है। ठीक है, तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या कहा था कि पश्चिमी मरुस्थल के लिए हमने एक कहानी याद की थी, आपको वो कहानी याद होनी चाहिए। ठीक है, 12 जिले होंगे, 58%, 644 किलोमीटर लंबा, 360 किलोमीटर चौड़ा, 2 भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा, आपका युक्त प्रदेश और मुक्त प्रदेश। ये मुक्त प्रदेश हो गया और ये युक्त हो गया। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। फिर आपका घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ पे क्या होगा? नागौरी उच्च भूमि और लूणी जवाई बेसिन। ठीक है, इस प्रकार अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में लिखिए और उसको मैं क्लियर करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा मैं उसको क्लियर करने की। इसके अलावा आप हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर जाइए और मॉक टेस्ट दीजिए। हमारी एप्लीकेशन का जो नाम है द एग्जाम वॉरियर्स है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई बात है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।